नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। देश में वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार और सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच होने वाले इस संबोधन पर हर किसी की नजर है। देश में जब से वायरस का संकट आया तब से अब तक प्रधानमंत्री ने कई अहम मौके पर देश को संबोधित किया है। आज होने वाला ये संबोधन छठा संबोधन होगा। आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है और इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्य को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि स्थिति के अपने आंकलन के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त एक्शन किया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन कर लगाने का फैसला लिया है। बैन किए गए ऐप में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने चीन को झटका दिया है। इससे पहले हजारों करोड़ों के टेंडर निरस्त किए जा चुके हैं। इन सब के बीच मोदी सरकार ने चीन को एक और तगड़ा झटका दिया है। 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है। ये कदम आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक उठाया गया है। वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले सप्ताह अपनी एक टीम चीन भेजेगा। अभी तक वायरस के स्रोत को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि वायरस के स्रोत का जानना बेहद जरूरी है। ये लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि वायरस कैसे आया। बता दें कि ये दूसरी बार है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन में मिशन भेजेगा। इससे पहले जनवरी महीने में भी चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक टीम भेजी थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच आज भारतीय सेना और चीनी सेना के प्रतिनिधिमंडल ने लेह के चुशुल में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बैठक का एजेंडा दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने के मुद्दे को आगे बढ़ाना है। भारत की तरफ बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, तो चीन के प्रतिनिधि मेजर जनरल लिन लुई होंगे। इन महीने दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की ये तीसरी बातचीत होगी। इससे पहले 6 जून और 22 जून को दोनों देश के बीच सैन्य बातचीत हुई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बार फिर से गैस लीक की घटना हुई है। इस घटना में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 4 लोगों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गैस लीक की यह घटना परवदा स्थित जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में हुई है। देर रात की सेनोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से जहरीली गैस लीक हुई है। इसकी चपेट में कंपनी में काम कर रहे 6 लोग आ गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 4 का अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ दिन पहले भी विशाखापट्टनम में रात में ही गैस लीक की घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। अनंतनाग के वगामा इलाके में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। बता दें कि इस महीने में 48 आतंकी मारे जा चुके हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी फोन कॉल्स पर दी गई है। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताज लैंड को भी ये धमकी भरा कॉल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कॉल बीती रात 12:30 पर पाकिस्तान से किया गया है। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भूकंप का झटका सुबह 8:56 पर महसूस किया गया है। भूकंप का केंद्र कटरा से 84 किलोमीटर पूर्व की ओर जमीन के 10 किलोमीटर रहा। फिलहाल किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में महामारी के 2,15,125 एक्टिव केस हैं। देश में इस महामारी से अब तक 16,893 लोगों की जान चली गई, जबकि 3,34,821 लोग रिकवर हो चुके हैं। इन सब के बीच देश में महामारी के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,66,840 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 18,522 मामले सामने आए और वहीं 418 लोगों ने महामारी के चलते दम तोड़ दिया है। तमिलनाडु सरकार ने 31 जुलाई तक जनरल लॉकडाउन बढ़ा दिया है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में 5 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक और मणिपुर में 15 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। संक्रमण के चलते अमेरिका में फिर हालात खराब हो चुके हैं। सोमवार को अकेले अमेरिका में ही संक्रमण के 45,000 नए केस सामने आए थे, जबकि दुनिया भर में नए केसों की संख्या
1,69,000 रही है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से दुनिया भर में 3,400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी के साथ दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,02,96,980 तक पहुंच गया है, जबकि दुनिया में अब तक 5,05,354 लोग महामारी से दम तोड़ चुके हैं। चंडीगढ़ शहर में भी लगातार वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह भी वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में सेक्टर 41B में 15 साल का लड़का, सेक्टर 41A में 47 साल की महिला और 53 साल का पुरुष, सेक्टर 23D में 65 साल का बुजुर्ग और 36 साल की एक महिला शामिल हैं। इसी के साथ शहर में कुल संक्रमित केस बढ़कर 439 हो गए हैं और एक्टिव केस 84 हो गए हैं। आज पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे की जाएगी। बैठक में पंजाब में बढ़ती महामारी संकट को देखते हुए कई बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को एक साथ 95 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए और दूल्हे की मौत हो गई है। पूरा मामला पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पालीगंज इलाके का है, जहां पर 15 जून को एक शादी में शामिल 95 मेहमान संक्रमित हो गए। इनमें से 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय दूल्हा गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और शादी करने के लिए 12 मई को पटना अपने गाँव डीपाली आया हुआ था। इसी दौरान उसके अंदर महामारी के लक्षण पाए गए, मगर परिवार वालों ने जांच करने के बजाय उसकी शादी करवा दी। शादी के 2 दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और पटना एम्स ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की भनक जब जिला प्रशासन को लगी तो शादी में शरीक सभी मेहमानों की जांच कराई गई। जांच के बाद 15 लोग संक्रमित पाए गए और अन्य 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लखनऊ में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक सकती है, हमारी पार्टी को नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोक सकती है, लेकिन हमारी पार्टी को नहीं। हरियाणा के सोनीपत जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने देर रात गश्त पर निकले 2 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और बता दें कि बदमाशों ने बड़ौदा थाना के अंतर्गत गांव बुटाना में पुलिस चौकी के 2 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या की है। बदमाशों ने चौकी से थोड़ी ही दूर बंद हरियाली सेंटर के निकट वारदात को अंजाम दिया। अधिकारी घटना को लेकर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा में 50 लाख से अधिक टिड्डियां आफत बनकर पेड़ पौधों पर टूट पड़ी। सोमवार रात भर शहर की हरियाली चट करने के बाद सुबह होते ही टिड्डी दल ने पश्चिम की ओर ऊंची उड़ान भर ली। आगरा का आसमान करीब 4 घंटे तक टिड्डी के रंग में रंगा रहा। शहर के लोगों ने डर के मारे खिड़की दरवाजे बंद रखे थे। टिड्डी झुंड करीब 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। मंगलवार सुबह घंटों तक आगरा के आसमान पर टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई देती रही। करीब 3 सप्ताह के बढ़त के बाद डीजल के दाम मंगलवार को स्थिर रहे। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीछे कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही इसका देशव्यापी विरोध भी हो रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों पर भी कीमतें स्थिर रखने का दबाव है और देश की राजधानी दिल्ली में इस महीने अब तक डीजल के दाम में 11 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पेट्रोल से महंगा डीजल है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मानसून कहर बरपा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण असम में 13 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून के पहुंचने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी मंगलवार को आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।